नमस्ते। भारत में सोचिए 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, है ना कमाल की बात। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि हमारा संविधान इतनी जबरदस्त भाषाई विविधता को संभालता कैसे है। ये सिर्फ कानूनी दांव-पेच की बात नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम सब कौन हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि आखिर इतनी सारी आवाजों वाला देश एक सुर में बात कैसे करता है। और इसका जवाब छिपा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एक गाइडबुक की तरह हमें भारत की इस भाषाई यात्रा पर ले जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम भारत की इस भाषा वाली पहेली को सुलझाएंगे, फिर संघ यानी केंद्र सरकार, राज्यों और हमारी अदालतों की भाषा पर नजर डालेंगे, और आखिर में ये भी जानेंगे कि संविधान सभी भाषाओं की सुरक्षा कैसे करता है, और कुछ सबसे खास बातें भी समझेंगे। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक ऐसे देश के लिए नियम बनाना जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां थीं। ये कोई छोटी मोटी पहेली नहीं थी। और इस पहेली का हल मिला संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से में। इन अनुच्छेदों में हमारे संस्थापकों ने एक पूरा डिटेल्ड प्लान तैयार किया, एक ऐसा रोड मैप जो आज भी हमारे देश की भाषा नीति को रास्ता दिखाता है। अब आते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर। पूरे देश के लिए यानी केंद्र सरकार के लिए कौन सी भाषा होगी, यह तय करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसका असर पूरे देश के कामकाज पर पड़ना था। संविधान यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल साफ साफ कहता है, संघ की राजभाषा होगी हिंदी और लिपि होगी देवनागरी, और अंक वो होंगे अंतर्राष्ट्रीय यानी 1, 2, 3। ऐसा इसलिए ताकि हिसाब किताब में मतलब नंबर्स में पूरे देश में और दुनिया के साथ भी कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन एक सवाल और था, अंग्रेजी का क्या होगा। शुरुआत में तो ये तय हुआ कि इसे बस 15 साल और इस्तेमाल करेंगे, पर कई गैर हिंदी भाषी राज्यों की चिंताओं को समझते हुए 1963 में राजभाषा अधिनियम लाया गया, और फिर 1965 से हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल भी अनिश्चित काल के लिए जारी रखा गया। ये एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं एक प्रैक्टिकल कदम था। अच्छा, तो हिंदी को प्रमोट करने के लिए भी एक पूरा सिस्टम बनाया गया। ये तय किया गया कि राष्ट्रपति समय समय पर एक भाषा आयोग बनाएंगे। इस आयोग का काम होगा ये सुझाव देना कि हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे बढ़ाया जाए और सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का इस्तेमाल धीरे धीरे कैसे कम किया जाए। ये तो हुई केंद्र सरकार की बात, पर भारत तो राज्यों का संघ है, तो राज्यों में कौन सी भाषा चलेगी और हमारी अदालतें यानी न्यायपालिका किस भाषा में काम करेगी। चलिए इस पहेली के अगले हिस्सों को जोड़ते हैं। और ये स्लाइड ना भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की खूबसूरती को दिखाती है, जहां केंद्र के लिए भाषाएं तय हैं हिंदी और अंग्रेजी, वहीं राज्यों को ये आज़ादी दी गई है कि वो अपनी विधानसभा में कोई भी भाषा चुन सकते हैं। यही तो है विविधता में एकता का असली मतलब। तो सवाल ये उठता है कि ये सब आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। नियम बहुत सीधा और सरल है, चाहे एक राज्य दूसरे राज्य से बात करे या कोई राज्य केंद्र से, बातचीत संघ की राजभाषा यानी हिंदी या अंग्रेजी में ही होगी। इससे ये पक्का होता है कि देश का कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे। लेकिन जब बात आती है न्याय की, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की, तो वहां नियम एकदम अलग और बिल्कुल साफ है। सारी कार्रवाई अंग्रेजी में ही होगी। ऐसा इसलिए ताकि कानून की समझ और उसकी व्याख्या पूरे देश में एक जैसी रहे और कोई भ्रम पैदा न हो। देखिए, भाषा का मुद्दा कितना संवेदनशील है यह हमारे संविधान बनाने वाले जानते थे। इसीलिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी वॉल्व लगाया गया। भाषा से जुड़े किसी भी कानून में बदलाव करना हो तो संसद में बिल पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी ही होगी। ये पक्का करता है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी या बिना सोचे समझे ना लिया जाए। अभी तक हमने सरकार, नियम, कानूनों की बात की, लेकिन इन सब के केंद्र में जो आम इंसान है उसका क्या। हमारा संविधान ये कैसे पक्का करता है कि हर एक व्यक्ति की भाषा का सम्मान हो और उसे संरक्षण मिले। चलिए पता करते हैं। और ये वाकई बहुत शक्तिशाली अधिकार हैं। सोचिए, कोई भी नागरिक अपनी भाषा में सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकता है। हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में शुरुआती तालीम पाने का हक है। और तो और भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक स्पेशल ऑफिसर भी होता है। ये सिर्फ कागजी नियम नहीं है, ये हमारी डाइवर्सिटी को बचाने वाले असली अधिकार हैं।
और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। संविधान केंद्र सरकार को हिंदी को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी देता है, पर कैसे? दूसरी भारतीय भाषाओं के शब्दों को अपनाकर। ये सोच कितनी खूबसूरत है। एक ऐसी भाषा तैयार करना जो सिर्फ एक इलाके की न हो, बल्कि जिसमें पूरे भारत की मिली-जुली संस्कृति यानी कॉम्पोजिट कल्चर की आत्मा झलकती हो। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे फटाफट समेटते हैं और भारत की इस भाषा नीति की कुछ सबसे जरूरी और मुख्य बातें जान लेते हैं। तैयार है? 22। बस ये एक नंबर याद रखिए। क्यों? इसका राज अगली स्लाइड में है। ये वो 22 भाषाएं हैं जिन्हें हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि भारत की भाषाई समृद्धि का एक आधिकारिक सम्मान है। और इस लिस्ट में शामिल होना किसी भी भाषा के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 22 भाषाओं में से भी कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का खास दर्जा दिया गया है। ये वो भाषाएं हैं जिनका 1500 से 2000 साल पुराना लिखित साहित्य और गौरवशाली इतिहास है। ये हमारी जीती जागती ऐतिहासिक धरोहर हैं। तो हमने देखा कि हमारा संविधान कैसे एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ राष्ट्रीय एकता की जरूरत है, तो दूसरी तरफ हर भाषा और संस्कृति का सम्मान। लेकिन आखिर में सवाल वही है, भाषा क्या ये हमें जोड़ती है या फिर बहस का मुद्दा बनती है? शायद जवाब ये है कि ये दोनों ही कर सकती हैं। और शायद इसी कश्मकश में भारत की भाषाई पहचान की खूबसूरती और चुनौती छिपी है। इस पर सोचिएगा जरूर।